अक्सर जब फॉर्म 16 भरने की बारी आती है तो हम चाहते तो ज़रूर हैं कि अपने आप ही फॉर्म भर लें, लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न के चलते कहीं गलत ना हो जाए, तो इस वजह से हम सीए को हायर करते हैं, जिसकी वजह से हमें मोटा अमाउंट उसके लिए खर्च करना पड़ता है, वो भी हर साल। तो क्यों ना हम ही सीखें और उसके बाद अपना फॉर्म स्वयं भरें। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही कवर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता विश्वकर्मा है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्राइमरी शिक्षक। आयकर आगणन प्रपत्र 2022 में कुछ इस तरह से प्राप्त हुआ है, जिसमें कि कॉलम्स है नाम, जन्मतिथि, पद, बैंक का नाम, विद्यालय का नाम, वरिष्ठ नागरिक, पिता पति का नाम, पैन नंबर, अकाउंट नंबर, विकास खंड, लिंक, EHRMS कोड, दिव्यांगता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और जनपद। ये सब आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिए। इन सेक्शंस में ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है, तो ये अपने अकॉर्डिंग भरने हैं तो सभी भर लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि और हमें क्या भरना है। मंथ एंड ईयर ऑलरेडी उसमें लिखा होता है। ग्रेड पे आपको अपनी सैलरी स्लिप से देख करके भरनी होती है। मेरी ग्रेड पे जो है वो 4200 है, तो मैंने 4200 लिख दिया है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मानव संपदा पर जा कर के चेक कर लीजिए और उसमें ग्रेड पे, बेसिक पे, DA, HRA और आपकी ग्रॉस पे सभी चीज़ मेंशन है, जो सैलरी स्लिप पे रोल में जा कर के आपको देखना होगा। वीडियो के एंड में मैं दिखा दूंगी कि इससे किस तरह से निकाला जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ग्रेड पे में मैंने 4200 फिल कर दिया है। उसके बाद बेसिक पे जो है वो मेरी देखिए जून 2021 तक 41,100 थी और उसके बाद में जुलाई से इसमें चेंजेस हुए हैं, 42,300 हो गई है, तो वो मैंने लिख लिया है। ये सब आप सैलरी स्लिप देख करके लिख सकते हैं। DA है, HRA है, अदर और ग्रॉस पे, ये सब आपको, अदर तो ज़ीरो ही रहेगा, बाकी आपको जितने भी सेक्शन है वो सैलरी स्लिप में जा करके एक एक करके आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब अगर आपका NPS कटता है तो आप इसमें शो करेंगे, अदरवाइज़ ये ज़ीरो रहेगा। GIS जो है वो 87 रुपीज़ मेरा कटता है, सो मैंने इसमें नोट डाउन किया है। आप सैलरी स्लिप में शो करके मतलब उसमें देख करके आप इसमें फिल कर सकते हैं। देखिए जुलाई में DA हमें मिला था 4,653 रुपये का, वो इसमें लिखा हुआ है। फिर जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक हमें DA मिला था 6,345 रुपये, तो वो इसमें नोट डाउन है। इसके बाद ये बोनस है 6,908 रुपये। इसके बाद पूरा ही कैलकुलेशन करके नीचे लिखा हुआ है 6,58,640 रुपये। अब हम बेसिक पे, DA और HRA को आपस में जोड़ करके सबसे नीचे लिख देंगे। जैसे बेसिक पे के नीचे लिखा हुआ है 50,2800। इसके बाद में DA का टोटल करेंगे जो कि है 1,21,854 रुपये और HRA का टोटल करने पर आ रहा है 16,080 रुपये। अब हम फिल कर लेते हैं धारा 80C की बचत का विवरण, जिसमें 80CCE, जिसके अंतर्गत 80C, 80CCC, 80CCD1 ये सारे ही कवर होते हैं और इसकी लिमिट 1.5 लाख रुपए है। और इन सेक्शंस में जो सेविंग्स की गई हों वो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच की ही होनी चाहिए, वही इसमें मान्य होगी। अगर NPS 80CCD1 में आपका कुछ भी दिखाने के लिए है तो आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने इसे ब्लैंक छोड़ दिया है। GPF भी मेरे पास नहीं था तो मैंने इसे भी ब्लैंक छोड़ दिया है। GIS क्योंकि कटता है 1,044 टोटल अमाउंट आया था जोड़ने पर, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। LIC की किस्त मेरी जाती है 4,962 की, वो मैंने लिखा है। NSC मैंने नहीं ली है, PPF मैंने नहीं किया है। ट्यूशन फ़ीस में 2 बच्चों तक की आपकी जो होती है वो आप यहाँ पर काउंट करके लिख सकते हैं। मेरे में 7,200 है तो वो मैंने लिख दिया है। स्कूल से इसका सर्टिफिकेट बनाने के लिए कैसे प्रार्थना पत्र लिखा जाता है, अगर आप उसका भी आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। इसके अलावा अगर आपने होम लोन लिया है तो उसका मूलधन नोट डाउन करना है। सुकन्या समृद्धि योजना यदि आपने ली है उसे भी आप लिख सकते हैं। PLI यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में यदि आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। मैंने 40,282 रुपये लिखा है। इन सेक्शंस के अलावा भी अगर आपने कहीं सेविंग कर रखी है जो कि इस सेक्शन में आती है तो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं अदर में। उसके बाद में टोटल करना है, मैंने नीचे टोटल करके लिख दिया है 53,488 रुपये। अब चलिए आगे देखते हैं। कुल आय हमारी आई थी 6,58,640 रुपये। वह 2A मकान किराए से छूट, जो कि सेक्शन 1013A के अंतर्गत आता है। इसमें अगर आपका कुछ है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मेरा नहीं था, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। 2B में होम लोन पर ब्याज की छूट, सेक्शन जो कि 24B में आती है, उसमें भी अगर आपके पास है, ये आपने होम लोन लिया है और आपकी ब्याज
आपका ब्याज जो है वो कट रहा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 2C में स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो कि मैक्सिमम 50,000 यानी कि 50,000 का है, तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा, मैंने लिख दिया है। इसके बाद में तीनों को टोटल करेंगे, टोटल करने पर मेरा 50,000 आया है। आप भी टोटल कर लें, जो आए वो यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद में शेष आय निकालनी है 1 - 2, यानी कि जो ग्रॉस इनकम हमारी आई है उसमें से जो ये रिबेट है इसके अंतर्गत अगर आपको मिलती है तो उसे माइनस करके यहाँ पर लिखना है। मैंने 6,58,640 में से 50,000 को माइनस किया है और इसके बाद आया है 6,08,640 रुपये। ये इसके नीचे लिखा हुआ है बैंक ब्याज या अन्य स्रोतों से आए। यदि इसमें आपका कुछ भी है तो आप इसमें लिख सकते हैं। अब बैंकों में मोस्टली ये होता है कि अगर 10,000 से ऊपर आपको एक महीने में इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर ब्याज लगता है। तो अगर आपको भी ऐसा इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। मेरे पास ऐसा नहीं है तो मैंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया है। इसके बाद है सकल आय 3+4, यानी कि शेष आय और नीचे जो बैंक ब्याज है दोनों को जोड़ देना है और जोड़ करके अमाउंट लिख देना है। मेरा आया है 6,08,640 रुपये। देखिए 6 कॉलम में लिखा हुआ है घटाएं, यानी कि जितने भी सेक्शंस के अंदर आपने सेविंग कर रखी है उन सभी को टोटल करके आपका जो ये सकल आय प्राप्त हुई है 5 नंबर पे, इससे माइनस करना है। धारा 80C के अंतर्गत मेरी बचत 53,488 रुपये थी, वो मैंने लिख दिया है। इसके बाद में धारा 80D, 80DD और 80DDB, इसमें भी अगर आपने कोई सेविंग कर रखी है तो आप दिखा सकते हैं। वैसे इसमें इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ, इसमें अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है अपने या अपने पेरेंट्स के लिए तो इसमें आप रिबेट ले सकते हैं, या फिर आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया हुआ है तो वो भी आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपने कहीं हेल्थ चेकअप वगैरह कराया हुआ है, जो डेली हेल्थ चेकअप होता है, तो उसमें भी आप इसमें रिबेट ले सकते हैं। 5,000 तक की मैक्सिमम लिमिट होती है। इसके अलावा अगर आपने कभी दान दिया हो जिसकी रिसिप्ट आपके पास हो, या मुख्यमंत्री राहत कोष में यदि आपने दान किया है, कंट्रीब्यूट किया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद धारा 80U में दिव्यांगजनों के लिए ये है। उसके बाद है NPS 80CCD 1B, जिसमें 50,000 तक की मैक्सिमम रिबेट ली जा सकती है, तो यहाँ पर अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में है NPS 80CCD 2, इसमें मैक्सिमम 10% ही लिया जा सकता है। इसके बाद है धारा 80 TTA/TTB, जो कि बैंक ब्याज छूट से रिलेटेड है, तो अगर इसमें भी आप कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद है अन्य, और भी कुछ मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने लिखा हुआ है सारा ब्लैंक कर रखा है, तो आप टोटल जितना भी होता है उसको आप रुपीज़ के सामने लिखेंगे। तो मेरा आया है 53,488 रुपीज़, मैंने फिर से वही लिख दिया है। इसके बाद आपकी कर योग्य आय जो आई है ये हम कैसे निकालेंगे। जो टोटल हमारी सकल आय प्राप्त हुई थी उसमें से मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 50,000 माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमें मिला था उसमें से इस अमाउंट को यानी कि 53,488 को माइनस करेंगे। घटाने के बाद कर योग्य आय निकल आएगी जो कि है 5,55,152 रुपये। अब हम अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे, वो भी पुराने स्लैब के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखिए 2.5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो ज़ीरो टैक्स होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लिमिट 3 लाख रुपए तक है। इसके बाद में अगर 2.5 लाख से 5 लाख तक की आपकी इनकम है तो 5% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अगर वरिष्ठ नागरिक हैं तो इसमें 3 लाख से 5 लाख तक का काउंट किया जाएगा 5% के हिसाब से। इसके बाद अगर 5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में इनकम है तो 20% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, और अगर 10 लाख से अधिक इनकम आती है तो आप 30% के हिसाब से कैलकुलेट करके यहाँ लिखेंगे। तो मैंने देखिए मेरी इनकम आ रही है 5,55,152 रुपये, तो इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है। पहली जो 2.5 लाख तक की इनकम है वो शून्य आ जाएगी क्योंकि उस पर ज़ीरो टैक्स है। उसके बाद में जो 2.5 लाख इनकम है उस पर 5% के हिसाब से निकालेंगे, जिसका कैलकुलेशन आएगा 12,500 रुपये। ठीक है, अब देखिए 2.5 + 2.5 यानी 5 लाख हो चुके हैं। अब हमें 55,152 रुपये पर 20% के हिसाब से निकालना होगा, जो कि आ रहा है 11,025 रुपये। वो मैंने नोट डाउन कर दिया है। 10 लाख से अधिक इनकम है नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ दिया है। इसके बाद में कुल आयकर निकाल लेंगे ABCD तीनों को जोड़ करके। देखिए टोटल आयकर जो आ रहा है वो है 23,525 रुपये। अब 10 नंबर पे चलते हैं। धारा 87A के अंतर्गत छूट, यदि
कर योग्य आय 5 लाख से कम है तो मैक्सिमम छूट इसमें 12,500 रुपये की मिलती है। मुझे ये छूट नहीं मिल रही है क्योंकि मेरी जो कर योग्य आय आ रही है वो 5 लाख से अबव है, तो मैंने यहाँ पर ज़ीरो लिख दिया है। इसके बाद में 11 नंबर पे देखिए आयकर, जिसमें ये कैसे निकलेगा 9 - 10। यदि आपको कोई रिबेट मिल रही है, यानी कि ये 87 के तहत अगर आपको छूट मिल रही है तो आप इसे लिख देंगे, और नहीं मिल रही है तो मेरी तरह शून्य लिखेंगे और कैलकुलेट करके कुल आयकर सेम वही भर देंगे, यानी कि 23,525 रुपये। आगे चलते हैं। 12 नंबर पर लिखा है स्वास्थ्य शिक्षा उपकर देय आयकर का 4%, यानी जो देय आयकर हमारा 11 नंबर पे आया है इसका 4% निकाल लेंगे, जो कि मेरा आया है 941 रुपये। उसके बाद हम 13 नंबर पॉइंट को देखते हैं। शुद्ध देय आयकर 11 - 12, यानी कि आयकर से जो हमने 4% निकाला है, जो अमाउंट आया है, उन दोनों को हम प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो शुद्ध देय आयकर होगा। मेरा आया है 24,466 रुपये। इतना मेरा टैक्स कटेगा। फॉर्म को भरने के बाद हस्ताक्षर कर दीजिए जहाँ पर शिक्षक शिक्षिका लिखा हुआ है, और नीचे पैन नंबर डाल दीजिए। साथ ही जो भी आपने रिबेट के लिए इसमें नोट डाउन किए हैं, जिस सेक्शन के अंतर्गत आप जो छूट लेना चाहते हैं, उसका फ़ोटो स्टेट करके उसको सेल्फ अटेस्ट करके इसमें लगाया जाएगा। ये हम ये देख लेते हैं कि हमें अपनी सैलरी स्लिप कैसे निकालनी है। सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे और इसमें टाइप करेंगे मानव संपदा। कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर के आ जाएगा। ये http://ehrms.nic.in की वेबसाइट पर जाएंगे। इसे थोड़ा जूम कर देते हैं और यहाँ पर देखिए सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक करेंगे। जो आपका स्टेट हो उसे आप फिल करिए। प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ इस तरह से ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। ये जो रेड है EHRMS उत्तर प्रदेश, इस पर क्लिक करना है और आपको इसमें लॉगिन करना है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट में मैंने बेसिक एजुकेशन डाल लिया है और यूज़र आईडी और पासवर्ड मैंने लिख दिया है। इसके बाद में ये कैप्चा डालेंगे F8CK और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के बाद देखिए ये एम्प्लॉय डिटेल्स आ जाती है। इसमें सेक्शंस जो आ रहे हैं, इसमें हमें पेरोल पर जाना है, तो ये पेरोल का सेक्शन है, पेरोल पर जाएंगे। और देखिए इसके बाद 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, सैलरी स्लिप और अटेंडेंस। हमें सैलरी स्लिप पर जाना है। सैलरी स्लिप पर जाने के बाद आप इसमें ईयर डालेंगे। ईयर जैसे 2021 मैंने डाल दिया है। मान लीजिए आपको अगस्त की अपनी सैलरी स्लिप देखनी है, तो अगस्त मैंने डाल दिया है और ये सबमिट पर क्लिक कर दिया है। तो देखिए इस तरह से पूरा आ गया है ये। और बेसिक पे देखिए आया है 42,300, ग्रेड पे 4200, DA देखिए 11,844, HRA देखिए 1,340 रुपये, और नीचे आया है टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग में 53,484 रुपये आया है। टोटल डिडक्शन 87 रुपीज़ का है। नेट पे कितनी है 55। ठीक है, तो ये सारी पूरी सैलरी स्लिप पुर करके आ जाएगी। अलग अलग मंथ के हिसाब से आप इसमें फिल करके और अपनी सैलरी स्लिप देख करके उसमें आसानी से टैक्स फॉर्म में भर सकते हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं, डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।